रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में ये दूसरा रूल है। आज हम पढ़ रहे हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वोल्फगैंग पाली ने 1925 में प्रपोज किया। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आप एक एटम ले लेते हैं तो उस एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लें, चाहे वो अलग अलग शेल से हों, चाहे वो एक ही शेल से हों, चाहे वो अलग अलग सब एनर्जी लेवल से हों, सब शेल से हों, या एक ही सब शेल के हों, चाहे वो एक ही ऑर्बिटल के हों या चाहे डिफरेंट ऑर्बिटल्स के हों, यानी एक एटम में आप कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ले लें तो इनके लिए जो चारों क्वांटम नंबर है वो एक जैसे नहीं हो सकते। हो सकता है एक क्वांटम नंबर इनका डिफरेंट हो, दो डिफरेंट हो, तीन डिफरेंट हो, चारों डिफरेंट हो सकता है एक सिमिलर हो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दो क्वांटम नंबर सिमिलर हों, और एट द मोस्ट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स के तीन क्वांटम नंबर सेम हो, चारों सेम नहीं हो सकते। सो हम कह सकते हैं कि in a single atom no two electrons can have the same set of four quantum numbers। ये है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि अगर आप कहते हैं कि एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अलग अलग एनर्जी लेवल से हो सकते हैं, अलग अलग शेल से हो सकते हैं। हो सकता है दूसरा क्वांटम नंबर डिफरेंट हो तो फिर ये अलग अलग सब एनर्जी लेवल से होंगे। हो सकता है तीसरा क्वांटम नंबर डिफरेंट हो तो ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे। हो सकता है चौथा क्वांटम नंबर इन दोनों का डिफरेंट हो तो फिर इनका डिफरेंट स्पिन होगा। अगर आप ये कहते हैं कि इनके चारों क्वांटम नंबर सेम है तो ये गलत होगा। कैसे कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में हो सकते हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है, तो बिल्कुल मुमकिन है। आप कहते हैं कि दोनों का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सेम है तो इसका मतलब है कि एक ही शेल में रहते हुए एक ही सब शेल में मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं नहीं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का तीसरा क्वांटम नंबर यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी सेम है तो इसका मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में हैं, उस शेल के एक ही सब शेल में हैं, उस सब शेल के एक ही ऑर्बिटल में हैं, तो ज़ाहिर है फिर इनका स्पिन तो ज़रूर डिफरेंट होगा, बिकॉज फिर ये पेयर नहीं बना सकते, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक मैं ले लेता हूँ हीलियम, और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो 1s में ये पहला इलेक्ट्रॉन हुआ और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स का सेट लिखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, ये इनका पहला क्वांटम नंबर है, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा और फिर ये चौथा क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। देखिएगा, पहला क्वांटम नंबर n दोनों का, फिर है l दोनों का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर इनका है स्पिन क्वांटम नंबर। मैं ले लेता हूं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ज़रा देख लीजिएगा कि जो हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले शेल में है, पहले शेल के s में मौजूद है तो l की वैल्यू 0 है तो m भी 0 ही है, और चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन है तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा 1/2 प्लस में। अच्छा, फिर अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी पहले शेल में है, n की वैल्यू 1 है, और पहले शेल के s में है तो l की वैल्यू 0 आती है, और जब l की वैल्यू 0 है तो m ज़रूर 0 होगा। और अब देखें, पहला क्वांटम नंबर इन दोनों का सेम है, दूसरा क्वांटम नंबर l भी सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथा ज़रूर इनका डिफरेंट होगा, तो ये -12 ये आएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरीन की एग्जाम्पल। देख लीजिएगा कि क्लोरीन जो है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन है 17, इसमें प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। कन्फिगुरेशन इसकी आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर है 3p5 है। मैं इनको ज़रा स्प्लिट कर देता हूँ, 3px 3py 3pz। तो 3px 3py और 3pz, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर एक, और यहाँ पे पेयर अप होगा। देखिए 2 और 2 4 और 6 10 12
13, 14, 15, तो ये है 16th इलेक्ट्रॉन, ये है 17th इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इनके ले रहा हूँ, देख लीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन सिंपल है कि ये मैं इनके प्रिंसिपल, एजीम्यूटल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये इनका हो गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीम्यूटल है, ये मैग्नेटिक है और ये स्पिन क्वांटम नंबर है। मैं एक ये इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, गौर से देखिएगा, ये है 1s का ये वाला इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन के साथ जो है, और फिर मैं ये आखिरी इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ 3pz का अप स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा देख लीजिएगा, ये जो 1s डाउन स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है बिकॉज ये s में है, m की वैल्यू 0 आएगी, और ms जो होगा ये आप देख सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास -12 स्पिन के साथ, डाउन स्पिन के साथ है। 3pz अप स्पिन के साथ चूंकि तीसरे शेल में है, तो n की वैल्यू इसके लिए 3 है, और जब 3 है और ये p में है, तो l की वैल्यू इसके लिए 1 बनती है, p में मौजूद है, p सब शेल में, और जब है ये pz है, तो pz के लिए आप जो है m की वैल्यू जो है वो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो एक्चुअली आप 0 लेते हैं, तो ये 3pz के लिए 0 हो गया, और ये है +12। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पहला क्वांटम नंबर डिफरेंट, दूसरा डिफरेंट, तीसरा सेम है और चौथा सेम है। इस वक्त 2 सेम है, यहाँ पे 3 सेम है, चारों सेम नहीं हो सकते, हो सकता है 1 सेम हो, 2 सेम हो, 3 सेम हो, चारों सेम नहीं हो सकते। तो ये रूल है। दूसरा जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं ये है हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल को फ्रेडरिक हॉर्न ने 1925 में प्रपोज किया था, और इसको हम कहते हैं हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब ये है, हॉर्न्स रूल सिंपल है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन आप डालते जाएं, आप प्रिंसिपल भी फॉलो करें, पाली एक्सक्लूजन भी फॉलो करें, लेकिन एक बात है कि जब आपके पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आ जाएं, सेम एनर्जी रखते हों, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, मिसाल के तौर पे आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर अप नहीं होंगे, बल्कि ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे सेम स्पिन के साथ। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, हम ले लेते हैं कार्बन को। कार्बन जो है तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी इसमें 6 प्रोटॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं एटम में। तो आप देखेंगे ये 1s है, यहाँ पे वर्टिकल पे आप जो देख रहे हैं ये एनर्जी है, 1s जो है तो इसकी एनर्जी कम है, फिर 2s है एनर्जी ज्यादा है, और 2p है। ये याद रखिएगा कि इन 2p के यानी जो एक सब शेल होता है, एक सब शेल, उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स आते हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है। मिसाल के तौर पे 2p को आप ले लें, 2p सब शेल में 2px भी है, 2py भी है, 2pz भी है, इनकी एनर्जी बराबर होती है। इसी तरह अगर 3p लेंगे तो 3p में फिर 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3px, 3py और 3pz, उनकी एनर्जी भी बराबर है। तो एक सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल आते हैं, चाहे वो d ही क्यों ना हो, तो d में जो ऑर्बिटल्स आते हैं 5 होते हैं, और इनकी एनर्जी भी बराबर होती है, और इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन जरा देखिएगा उधर नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल फॉलो होगा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दूसरा उधर नहीं जाएगा, ऑफ प्रिंसिपल फॉलो होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो फिर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो होगा कि अपोजिट स्पिन होगा, तो 1s2 आ गया। इसी तरह 2s2 हो जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जरा देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन अब रहते हैं, तो हॉर्न्स रूल कहता है कि अगर आप ये करते हैं कि इनको कंबाइन करें इस तरह, तो ये कन्फिगुरेशन स्टेबल नहीं है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसलिए कि जो 2p है उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी बराबर है। तो आपके पास जो 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, 4 तो ये पूरे हो गए, तो 5वां इधर आएगा, छठा जो होगा वो इधर आएगा, अनपेयर रहेगा, और सेम स्पिन होगा दोनों का, और ये वाली जो कन्फिगुरेशन है ये ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास नाइट्रोजन है कि जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर होगा, सेकेंड इधर, तो 1s2, फिर 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इनकी एनर्जी कम है तो ये पहले फिल होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब 4 पूरे हो गए, इलेक्ट्रॉन 3 अभी रहते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है,
3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। हॉर्न्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पेयर अप, ठीक है जी, एज लॉन्ग एज वैकेंट या एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी दे आर अवेलेबल। सो आपके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, एक इधर आएगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 4 5 6 और 7। यानी जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हों, सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं, एक सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है। जैसे कि पी सब शेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 2p पी एक्स पी वाई पी जेड, तो इनकी एनर्जी बराबर होती है। इस तरह जो डी सब शेल है तो उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो इनकी एनर्जी बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करना। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो जरा देख लीजिएगा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो गौर से देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ इधर आएगा, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेगा, इधर होगा, 7 इधर आएगा। चूंकि टोटल के 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 की पी के बाद आप देखते हैं कि 2p के बाद फिर 3s आता है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो 8वां इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएगा, ऑफ प्रिंसिपल फॉलो होगा, इधर आएगा। तो इनमें से किसी एक के साथ, याद रखें, किसी एक के साथ px py pz, किसी एक के साथ आप इसको पेयर अप कर देंगे, बिकॉज अपोजिट स्पिन होना चाहिए ताकि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक आ जाए। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो उसके लिए हम ये जो तीनों रूल्स हैं ये फॉलो करते हैं, ऑफ प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल। अभी यहाँ पर मैंने जनरल एक सीक्वेंस में इनको लिखा है, जो सब शेल्स है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो देखिएगा कि पहला इलेक्ट्रॉन है, अब मैं तीनों रूल्स एक साथ अप्लाई कर देता हूं, देख लीजिएगा। जो पहला इलेक्ट्रॉन है तो वो उधर नहीं जाएगा, बिकॉज यहां पे जरा देखिएगा, मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है, तो पहला इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएगा बिकॉज इनकी एनर्जी ज्यादा है, ऑफ प्रिंसिपल फॉलो होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएगा, ऑफ प्रिंसिपल फॉलो होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। तो अब पाली एक्सक्लूजन भी फॉलो होता है। ये याद रखें कि अगर आप लेते हैं मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फॉलो होता है और वो है ऑफ प्रिंसिपल, 2 फॉलो नहीं होती बिकॉज उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इधर आएगा। अब हीलियम को देखेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा उधर नहीं जाएगा, ऑफ प्रिंसिपल फॉलो होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन देखिएगा इधर आएगा, और फिर चौथा जो है ऑफ प्रिंसिपल फॉलो होगा, चौथा इधर आएगा। फिर 5वां इलेक्ट्रॉन गौर से देखिएगा, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम और फिर बेरिलियम, ये बेरिलियम की कन्फिगुरेशन है। बोरान में फिर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर आएगा। इसके बाद फिर कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑफ प्रिंसिपल फॉलो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर आएगा। तो याद रखें कि अब हॉर्न्स रूल फॉलो होगा, बिकॉज ये हमारे पास 2px है, 2py है, 2pz है, इनकी एनर्जी बराबर है, तो हॉर्न्स रूल फॉलो होगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे आप अनपेयर रखेंगे। अच्छा, तो ये कार्बन हो गया। फिर इसके बाद नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाता, ऑफ प्रिंसिपल फॉलो होता है, इधर आएगा, तो हॉर्न्स रूल फॉलो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर अनपेयर रहेगा। मैक्सिमम जो है आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 7 तो ये पूरे हो गए। 8वां इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, इनमें से किसी एक के साथ पेयर अप होगा, आप एक इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ। ऑक्सीजन के बाद फिर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद फिर नियॉन है, तो नियॉन में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, जरा देखिएगा यहां पे आके आखिरकार इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। तो ये पीरियोडिक टेबल का दूसरा पीरियड कंप्लीट हो जाता है, 2s और 2p। इसके बाद फिर तीसरा पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, जो कि सोडियम से स्टार्ट होता है, और ये टोटल के 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा 3s1, फिर मैग्नीशियम है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसके बाद फिर आपके पास है एल्यूमिनियम, तो ये 3p1 होगा, और फिर सिलिकॉन है तो ये होगा इस तरह, और फिर फास्फोरस है तो ये इस तरह आएगा। अच्छा, ये भरते भरते याद रखें, अब यहां पे मैं इनको भर देता हूं, जरा ख्याल रखिएगा कि अगर s में इलेक्ट्रॉन आता है, एक आ गया, ठीक है जी। अब यहां पे जरा तवज्जो देनी है, 4s में अगर एक और इलेक्ट्रॉन आता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, 3d उधर नहीं जाता, 4s में आ जाता है। लेकिन अब देखें 3d में अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये कन्फिगुरेशन सही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो भी ये ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो भी ये ठीक है। लेकिन अब ये कन्फिगुरेशन अगर आप चौथा ऐसे लिख रहे हैं तो ये गलत है,
बिकॉज यहाँ पे इन दोनों में 4s और 3d में इतना एनर्जी का फर्क नहीं होता। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आके d को हाफ फिल कर देता है, d में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये d जो होगा ये 4s से फिर मोर स्टेबल है। तो लिहाजा आप 3d4 नहीं लिखेंगे बल्कि 3d5 लिखेंगे और फिर इसके बाद होगा 4s। तो यहां तक मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। यही बात फिर आगे होती है, यानी आप डालेंगे तो s में ये d4 नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आके इधर जाएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन s में आता है इस तरह, और फिर इस तरह करते करते ये इलेक्ट्रॉन इधर होगा, यहाँ पे आएगा। फिर d9 है तो d9 भी नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच जाता है और ये 4s खाली रहेगा, यानी 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये हो जाएगा d10। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर की। जो पहले मैंने कहा था कि d5 है तो वो क्रोमियम की है और ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह इसके बाद फिर जिंक है तो उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, यानी 4s2 3d10।